इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन जो किसी भी कोशिका को एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है वो 3 प्रकार के एलिमेंट्स द्वारा निर्मित है। पिछली बार बात हमने करी थी माइक्रो फिलामेंट्स की और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। माइक्रो ट्यूब्यूल्स तीनों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं यानी माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनमें सबसे बड़े लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं। सबसे बारीक महीन स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ द डायमीटर, वो हमने बात करी थी माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, they are the largest element of cytoskeleton। यह खोखले होते हैं, सरियानुमा खोखली संरचनाएं जो कोशिका तंत्र को एक ढांचा प्रदान करती हैं, वो होते हैं ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनेशियस एलिमेंट्स हैं और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो ट्यूब्यूलिन है वो डाइमर है। डाइमर अर्थात 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस का निर्मित संरचना है, ए ट्यूब्यूलिन और बी ट्यूब्यूलिन, जिसको हम अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस मिल करके इकाई संरचना का निर्माण करती हैं, द ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर, जिसकी चौड़ाई 8 नैनोमीटर के बराबर होती है। और ये विभिन्न ट्यूबुलिन डाइमर्स एक दूसरे से पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में फ्रॉम हेड टू टेल, यानी अल्फा बीटा देन अगेन अल्फा ट्यूबुलिन देन बीटा ट्यूबुलिन, सो सभी डाइमर एक दूसरे से सतत क्रम से जुड़ करके और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, प्रोटो एलिमेंट या प्रोटोफिलामेंट। यह प्रोटोफिलामेंट की जो चौड़ाई है यह 6 नैनोमीटर होती है और इस प्रकार से 13 प्रोटोफिलामेंट्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं और एक शीट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इन 13 प्रोटोफिलामेंट्स द्वारा बनी हुई शीट की जो मोटाई है दैट इज 6 नैनोमीटर, और यह शीट फिर एक खोखले फिलामेंट की ट्यूब की निर्माण करती है एंड दैट इज योर माइक्रोट्यूब्यूल। और जब ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स इस ट्यूब का निर्माण करते हैं तो इसके द्वारा बने इस माइक्रोट्यूब्यूल की जो चौड़ाई है, जो डायमीटर है, दैट इज 25 नैनोमीटर। और हम जानते हैं कि जो माइक्रोफिलामेंट्स थे उसका डायमीटर was merely from 5 to 9 nanometers. So that was the smallest cytoskeletal element, and this is the largest cytoskeletal element present in all the eukaryotic cells. अब इन अल्फा बीटा जो ट्यूबुलेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनके इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के कारण इससे बने माइक्रोट्यूब्यूल की भी जो पोलैरिटी है दैट इज स्पेसिफिक। एक पार्ट होता है जो है नेगेटिव एंड, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी कोशिका का वो भाग जहां से यह ओरिजिनेट हो रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इट इज द सेंट्रियोल, एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल या कवक फंजाई की कोशिकाओं में यह माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, केंद्रिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली रादर। तो उसकी तरफ हमारा ये
अल्फा ट्यूबुलिन अरेंज है जिसको हम माइनस एंड कह रहे हैं, और जो हमारा प्लस एंड है इसकी तरफ हमारी बीटा ट्यूबुलिन की संरचनाएं व्यवस्थित होती हैं। पॉजिटिव एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह वो पार्ट है जिसमें नए डायमर्स जुड़ेंगे या जिसमें से नए जो बने लगे हुए डायमर्स हैं वो निकलेंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स। इनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड रहता है, अर्थात कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लेंथ है उसमें वृद्धि होती रहती है या कमी होती रहती है बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ दीज डायमर यूनिट्स। जब इसमें नई डायमर यूनिट्स जुड़ती हैं उस समय यह जीटीपी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके नई अपने डायमर यूनिट्स इसमें एग्जिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स में जुड़ती हैं ऑन द पॉजिटिव एंड, प्लस एंड। और जब ये विघटित होती हैं तो एक एक करके ये डायमर यूनिट इसी एंड पर से निकलती हैं। प्लस एंड पर पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन की गति तीव्र होती है और माइनस एंड पर यह गति कम होती है। अब क्योंकि यह जब जुड़ रही हैं नई यूनिट्स तो यह जीटीपी से एसोसिएटेड है, अतः किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर, जिसको हम ए एंड बी कहते हैं क्योंकि इस सिरे पर असेंबल हो रही हैं, इट इज द असेंबली एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। और जो माइनस एंड है दैट इज नोन एज द डी एंड या डिसअसेंबली एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स द्वारा जुड़ा रहता है, एंकर्ड रहता है। तो जो हमारा प्लस एंड है वहां पर जीटीपी कैप होगी, और एक बार जब ये जुड़ जाएंगे तो यह जीटीपी मॉलिक्यूल्स जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट विच आर द एनर्जी करेंसी, और एक बार इसमें जुड़े बाद यह जीटीपी जीडीपी में परिवर्तित हो जाते हैं, और अतः संपूर्ण माइक्रोट्यूब्यूल जो है उस पे जीडीपी के रूप में एसोसिएटेड रहते हैं ये, और बनने वाले सिरे पर प्लस एंड पर जब ये आके जुड़ते हैं तो ये जीटीपी मॉलिक्यूल इससे एसोसिएटेड होते हैं हमारे डायमर्स से। अतः प्लस एंड इज द जीटीपी कैप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, और बाकी की जो संपूर्ण माइक्रोट्यूब्यूल है दैट इज द जीडीपी पार्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसमें वापस देख लीजिए, डायमर्स की एक सतत श्रृंखला विद अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। जो अपना बीटा ट्यूबुलिन है दैट इज टुवर्ड्स द प्लस एंड, और अल्फा ट्यूबुलिन टुवर्ड्स द माइनस एंड। 13 इस प्रकार के प्रोटोफिलामेंट्स जुड़ करके एक शीट का निर्माण कर रहे हैं, और यह शीट एक सिलेंडर का, एक हॉलो सिलेंडर, खोखले सिलेंडर का निर्माण कर रही है जो हमारा है माइक्रोट्यूब्यूल, जो रेगुलर रूप में, डायनेमिक रूप में, जिसमें नए डायमर यूनिट्स इकाई संरचनाएं आके जुड़ती रहती हैं, गिविंग राइज टू द जीटीपी कैप। और एक बार जुड़ने के बाद उसकी एनर्जी कंज्यूम हो गई तो यह जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, और बाकी दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इट बिकम्स द जीडीपी माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ डायमर्स के साथ ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार से क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल में पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन सतत क्रम में होता रहता है एज पर द नीड ऑफ द सेल, क्योंकि हम जानते हैं ये एक ढांचे का निर्माण कर रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस फंक्शंस
जो इस माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होते हैं। तो उस ढांचे के अनुरूप, उसकी आवश्यकता, उसके डिफरेंट फंक्शंस के अनुरूप इसमें या तो नए यूनिट्स जुड़ेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, या जो लगे हुए डाइमर्स हैं वो निकलते जाएंगे। दैट इज द डीपॉलीमराइजेशन। और अभी हमने बात करी कि ये सरियों जैसे, सरिया ठोस होते हैं, जबकि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स वो खोखले होते हैं। पर इनका जो कार्य है वो हमारे कोशिका तंत्र को एक ढांचा प्रदान करना है, एक मजबूती प्रदान करना है। इट प्रोवाइड्स द सरफेस विद इन दिस सेल ल्यूमन। हमने देखा था कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो किसी भी कोशिका के पेरिफेरी सेल मेम्ब्रेन की तरफ अधिक कंसंट्रेटेड होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये ग्रीन जो रॉड जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, हॉलो ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस प्रकार से किसी भी कोशिका में जो ढांचागत संरचना प्रदान होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होती है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, इट प्रोवाइड्स द शेप टू द गिवन सेल along with intermediate filaments and your microfilaments. पर they form these tube-like structures जो संपूर्ण साइटोप्लाज्म में स्ट्रेच्ड रहती हैं। और जब ये संपूर्ण साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं या व्यवस्थित रहती हैं रादर इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर सेल ट्रांसपोर्ट। तो इसका दूसरा कार्य हो जाएगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स, चाहे वेसाइकल्स हो या बाकी के ऑर्गेनील्स हो, उनको कोशिका में गति करने के लिए एक सरफेस प्रदान करती हैं, अ हाईवे विद इन द सेल सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ वेसाइकल्स एंड ऑर्गेनील्स। वो ट्रैक प्रदान किए जाते हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा। और इन ट्रैक्स पर कौन गति करता है इन कार्गो मॉलिक्यूल्स को या इन वेसाइकल्स और ऑर्गेनील्स को लेकर के? ये दो प्रकार के मोटर प्रोटीन हैं। मोटर प्रोटीन मींस वो प्रोटीन जो गति कर रहे हैं यूजिंग एनर्जी। दे यूज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। तो किसी भी यूकारियोटिक कोशिका में दो प्रकार के मोटर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डायनीन्स और काइनेसिन्स। दोनों मोटर प्रोटीन्स के दो भाग होते हैं। पहला हेड डोमेन जो इस माइक्रोट्यूब्यूल के सरफेस पे जुड़ा रहता है इन अ स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिकली दे आर एसोसिएटेड विद इट, यानी ये किस दिशा में गति कर पाएंगे इस माइक्रोट्यूब्यूल पे वो सुनिश्चित होता है। एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द हेड डोमेन, या जो इसका हेड वाला सिरा है जो माइक्रोट्यूब्यूल पे जुड़ा रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड रहता है, उसके द्वारा। ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है इनका दूसरा सिरा यानी जो टेल डोमेन है, डोमेन मीन्स इलाका, यानी इस पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल का वो भाग जिस पर हमारे वेसाइकल्स या ऑर्गेनील्स या वह मॉलिक्यूल्स जिनको ये मोटर प्रोटीन इस कोशिका के अंदर लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वो जुड़े होते हैं ऑन दीज टेल डोमेन्स। तो इस प्रकार से विशिष्ट वेसाइकल्स, ऑर्गेनील्स या जिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है वो टेल डोमेन पे जुड़ जाते हैं, डायनीन्स की भी और काइनेसिन्स की भी। और कौन से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो विशिष्ट है, अर्थात बहुत से प्रकार के डायनीन और काइनेसिन्स पाए जाते हैं
और प्रत्येक मोटर प्रोटीन अपने विशिष्ट कार्गो को एसोसिएट कर लेता है with its tail region, and then after it moves along this microtubule. अब यहाँ पे एक चीज और कि मैंने शुरू में कहा था कि ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है कि किस दिशा में जुड़े हुए हैं, जो सुनिश्चित करेगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड की तरफ गति करेंगे या प्लस एंड की तरफ गति करेंगे। जो ये दो प्रकार के मैं कह रही हूँ मोटर प्रोटीन्स होते हैं, डायनीन्स और काइनेसिन्स, ये इसी आधार पर होते हैं कि वो माइनस एंड की तरफ गति करेंगे तो डायनीन्स, और यदि प्लस एंड की तरफ गति करेंगे तो काइनेसिन। और इसके कारण ये देखिए आप कि जो डायनीन है वो उन मॉलिक्यूल्स या उन वेसाइकल्स और ऑर्गेनिल्स को अपने टेल रीजन पे जोड़ते हैं जिनको न्यूक्लियस की तरफ, केंद्रक की तरफ, सेल के सेंटर की तरफ जिनको गति करनी होती है, वो जुड़ते हैं डायनीन पे। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मोटर प्रोटीन डायनीन। और वो कार्गो मॉलिक्यूल्स जिनकी गति कोशिका की पेरिफेरी की तरफ होनी है, towards the cell membrane, they bind to the tail region of kinesin, क्योंकि kinesin they are programmed to move towards the plus end of the microtubules। और हमें पता है प्लस एंड वह सिरा है माइक्रोट्यूब्यूल का जो पेरिफेरी की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो इस प्रकार से न सिर्फ यह ट्रैक प्रदान करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल सिस्टम, वेसाइकल्स एंड सेल ऑर्गेनिल्स, बल्कि किस दिशा में उनको विस्तार देना है या किस दिशा में उनका मूवमेंट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक वेसाइकल्स गति करती हैं और वहां से गोल्जी काय की तरफ करती हैं, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गोल्जी काय की तरफ बढ़ रही हैं? तो काइनेसिन। और इसी प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स सेल की पेरिफेरी से टुवर्ड्स न्यूक्लियस गति करते हैं, they will be carried by डायनीन्स। तो इनकी दिशा निर्धारित करती हैं और इनकी गति के लिए एक सरफेस प्रदान करती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस वेसाइकल्स एंड ऑर्गेनिल्स विद इन द सेल सिस्टम। और इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, दैट इज प्लस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं या माइनस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी के द्वारा यह भी सुनिश्चित हो पाता है कि कोशिका में जो डिफरेंट ऑर्गेनिल्स हैं वो कहाँ पर अवस्थित रहेंगे, उनकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बाय दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, बाय दीज मोटर प्रोटीन्स which are present, which are जो बंधित रहते हैं, which are bound to these microtubules। जैसे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ विस्तृत रहते हैं। और हमें पता है कि जो काइनेसिन है वो मूव टुवर्ड्स द प्लस एंड। सो they help to keep these endoplasmic reticulum stretched towards the periphery of the cell within the cell system। इसी प्रकार से जो गोल्जी काय हैं इनकी वेसाइकल्स दे आर टुवर्ड्स पेरिफेरी, लेकिन इनकी स्ट्रेचिंग दे आर नॉट कंसंट्रेटेड नियर द पेरिफेरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, केंद्रक की तरफ विस्तृत होती हैं। तो जब किसी चीज को केंद्रक
की तरफ टुवर्ड्स द माइनस एंड विस्तृत करना है तो मोटर प्रोटीन्स डाइमीन्स आर एसोसिएटेड विद इट। तो ऑर्गेनील्स के उस भाग से डाइमीन्स एसोसिएट होंगे। तो इस प्रकार से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिकांगों की अवस्थिति को भी निर्धारित करती हैं। जो कोशिकाएं गति करती हैं, या ये कह लीजिए कि कोई भी कोशिका तंत्र, कई टिश्यूज हैं जिसमें भी सीलिया पाए जाते हैं या फ्लैजिला पाए जाते हैं। एंड वी नो कि जो सीलिया और फ्लैजिला हैं दे आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स किसी भी कोशिका के। तो यह लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा निर्मित होते हैं। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, 9 फोल्ड रेडियल सिमेट्री, जिसको हम एक्सोनीम कहते हैं। जो हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं उस समय जिक्र करते हैं। तो जो फ्लैजिला और सीलिया हैं यह भी माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा निर्मित है, और इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल दे हेल्प इन सेल मूवमेंट ऑफ द सेल ऑन इट्स ओन, या हम जानते हैं यूकारियोटिक कोशिकाओं में बहुत सी कोशिकाएं हैं जिनमें सीलियल मूवमेंट्स होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। जैसे हमारे जो यूकैरियोट्स में जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम, उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या प्लांट सिस्टम में भी जब एक पर्टिकुलर दिशा में ही गति होनी होती है तो भी सीलिया जैसी संरचनाएं होती हैं विद इन द सिस्टम। जो भी वो कंकाल पाचन तंत्र है या जनन तंत्र है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट में अगर जैसे जो साइनोजिड्स वगैरह जब अपना जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो जब फीमेल गैमेटोफाइट में मूव करते हैं तो भी वो किस दिशा में मूव कर रहे हैं। वन मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, द अदर टुवर्ड्स द एग सेल साइनोजिड्स में। तो यह सब जो गति निर्धारित हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द polymerization and depolymerization of these microtubules which help in the movement of these locomotory organs, that is the cilia and flagella, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या within the system of a multicellular organism। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कोशिका के एग्जिस्टेंस के लिए जो एक अत्यंत आवश्यक कार्य है दैट इज सेल डिवीजन। चाहे समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री, दोनों में क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमैटिड्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो चाहे डॉटर क्रोमैटिड्स हो, दे मूव टुवर्ड्स द 2 पोल्स ऑफ द स्पिंडल। तो यह जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कोशिका विभाजन वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रोमियर्स से जुड़े होते हैं, इनके एक्सटेंड होने या स्ट्रेच होने के कारण या इनके छोटे होने के कारण, संकुचित होने के कारण, यह क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज यह दोनों सिरों की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की गति एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उसके लिए भी आवश्यक है। बिकॉज जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा निर्मित हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली स्थिति है कि पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है और डीपॉलीमराइजेशन भी होता है
as per the need of the cell. लेकिन कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स जब इन माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट होते हैं तो इनकी इस असेंबली और डिसअसेंबली या पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन की जो गतिविधियां हैं उनको बाधित करते हैं, दे हिंडर विद इट। और इसके कारण जब माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं होगा का मतलब है सेल डिवीजन बाधित होगा। तो दोनों प्रकार के प्लांट प्रोडक्ट्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं विशिष्ट प्लांट्स के, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन में वृद्धि करते हैं। नहीं होनी है वृद्धि और वृद्धि कर रहे हैं तो दैट इज फेटल फॉर द सेल, घातक होता है कोशिका के लिए यदि जब डीपॉलीमराइजेशन होना हो उस समय पॉलीमराइजेशन होने लग जाए, और यदि पॉलीमराइजेशन होना हो और वो नहीं होने दिया जाए तो भी घातक है कोशिका के लिए। तो टैक्सोल जो एक जिम्नोस्पर्म टैक्सस से प्राप्त होता है, दैट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस जो जब इन माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट होता है तो इनके पॉलीमराइजेशन की दर में वृद्धि कर देता है, अर्थात जीटीपी से एसोसिएटेड ज्यादा डायमर्स आके प्लस एंड पे जुड़ेंगे यदि टैक्सोल इन माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट हो जाए। जबकि एक अन्य प्लांट प्रोडक्ट जैसे कॉल्चिसिन, जो कॉल्चिकम ऑटोमोनेल लिलिएसी का मेंबर है, या एक और लिलिएसी का दूसरा मेंबर है ग्लोरेसा सुपर्बा, तो लिलिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स द्वारा स्रावित यह जो बायोमोलिक्यूल है, बायोकेमिकल है कॉल्चिसिन, यह जब इन माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएट होता है तो इनमें पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, अर्थात वृद्धि होनी है और नहीं हो रही है। उसके कारण these microtubules they are destabilized, और इस प्रकार से जो नॉर्मल सेल डिवीजन है वो बाधित होता है। कॉल्चिसिन का नाम हम जब पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करनी होती है तब भी सुनते हैं, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी अर्थात जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेज में, मतलब वो मेटाफेज प्लेट पे ही रह जाते हैं, एनाफेज part is hindered, that is because of this colchicine। और इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं, चाहे टैक्सोल हो चाहे अपना कॉल्चिसिन हो या विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जो विनकारोसिया, कॉमन पैरलेंस में जिसको हम सदाबहार कहते हैं या सदा सुहागन के फूल कहते हैं, उनसे प्राप्त होने वाली एंटी कैंसरस ड्रग्स, यह बेसिकली these drugs they are obtained in chemicals का इस्तेमाल किया जाता है in the chemotherapy against cancerous cells। वे कोशिकाएं जो अनियंत्रित रूप से विभाजित हो रही हैं उनके विभाजन दर को नियंत्रित करने के लिए टैक्सोल और कॉल्चिसिन या विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इस प्रकार की जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट्स के, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो that is because they bind to these microtubules in the cancerous cells। तो ये बात हुई हमारे सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट साइटोस्केलेटन के, that is the microtubules। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के जो साइज की हैं, that is the intermediate filament।